हेलो दोस्तों, पीएस द प्रोफेशनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप भी आरबीआई ग्रेड बी 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम वीकली स्ट्रेटजी शेयर करते हैं कि इस वीक में आपको क्या क्या कवर करना है। और जो सारी स्ट्रेटजी हम शेयर करते हैं उसमें जो जो टॉपिक्स हम उसमें बता रहे हैं उन्हें भी धीरे धीरे हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ताकि सारी चीज़ों का आपको जो है नॉलेज टाइम पर हो सके और फिर उन्हें हम प्रॉपरली रिवाइज़ करते भी चलेंगे, ताकि हमारी प्रॉपर जो है प्लानिंग अच्छे से, हमारी स्टडी पूरी हो सके 2022 के लिए। अभी हमने इसमें एक टॉपिक लिया है ईएसआई। अगर आपने सिलेबस इसमें अभी तक देख लिया होगा तो प्री और मेंस दोनों को हम इसमें लेकर चलेंगे। मेंस में आपका एक सब्जेक्ट रहेगा ईएसआई, इकोनॉमिक एंड सोशल इशू। उसका जो एक पर्टिकुलर सिलेबस है, सबसे पहले जो जो टॉपिक्स उसमें दिए हैं उसको आपको जान लेना है कि उसका मतलब क्या है, वो सारी चीज़ें क्या हैं। उसके बाद उससे रिलेटेड, क्योंकि करंट अफेयर की न्यूज़ ज़्यादा आती है एग्जाम में, तो वो भी हम धीरे धीरे कवर करेंगे। वो कवर करना आपके लिए तब आसान रहेगा जब आप सिलेबस को अच्छे से समझ लेंगे। हमारा पढ़ने का जो तरीका होगा, सबसे पहले हम एक पूरी थ्योरी देखेंगे कि ये सारे टॉपिक पर्टिकुलर क्या क्या हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम कुछ सैम्पल क्वेश्चंस उठाएंगे। उन सैम्पल क्वेश्चंस के आंसर हम देखेंगे। उससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया होगा कि ये थ्योरी पढ़ने के बाद सैम्पल क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। तो वो जब क्वेश्चंस आप देखेंगे ना, तो पर्टिकुलर टॉपिक आपका पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। इसीलिए आज हमने सबसे पहला टॉपिक उठाया है। आप अगर देखेंगे इकोनॉमिक एंड सोशल इशू का जो सबसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो टॉपिक है, उसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है मेजरमेंट एंड ग्रोथ, ठीक है, जिसमें नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, ये सब चीज़ें आपको देखना है। तो यही सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है। देखो, नेशनल इनकम जो होती है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को ही दिखाती है, इसलिए एक सिंपल मीनिंग अगर इकोनॉमिक ग्रोथ का आप देखें तो इसमें देखिए, इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज कंपेयर्ड फ्रॉम वन पीरियड ऑफ टाइम टू अनदर। एक पर्टिकुलर वन पीरियड ऑफ टाइम में पिछले टाइम के अकॉर्डिंग जो इकोनॉमिक्स गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है उन्हें कंपेयर करना, यही इकोनॉमिक ग्रोथ को दिखाता है। इसके बाद हम इसमें अगर नेशनल इनकम की बात करें तो नेशनल इनकम भी इन्हीं चीज़ों को शो करता है। इसकी डेफिनेशन भी हम देखेंगे सिंपली। इसकी जो डेफिनेशन कहती है, टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ फाइनेंशियल ईयर। मतलब एक जो कंक्लूज़न निकलता है कि एक जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें जो भी गुड्स और जो भी सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं वही इकोनॉमिक ग्रोथ को भी दर्शाता है, वही नेशनल इनकम को भी दर्शाता है, ठीक है। नेशनल इनकम रिफर टू द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम की यहाँ बात हो गई, गुड्स और सर्विसेज की बात हो गई। तो आपको इतना ही याद रखना है, एक फाइनेंशियल ईयर और गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ये इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे तो आपको नेशनल इनकम की और इकोनॉमिक ग्रोथ की दोनों की डेफिनेशन याद रहेगी। अब यहाँ देखें तो देयर आर 4 वे टू मेजर नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को मापने के लिए 4 तरीके होते हैं। ये सब हमें दिए हुए हैं, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी एंड एनएनपी। जैसा कि देखा जाए, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो इनको भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बट अभी आपको सिंपली इतना समझना है कि एक फाइनेंशियल ईयर में गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस होती हैं वो नेशनल इनकम को दर्शाती हैं। और नेशनल इनकम को मापने के 4 तरीके होते हैं, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी एंड एनएनपी, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। नेशनल इनकम तो जैसे हमने देख लिया, अब हम देखेंगे पर कैपिटा इनकम क्या होता है। पहले एक डेफिनेशन देखेंगे, फिर आगे उसका फॉर्मूला और ये सारी चीज़ें भी देखेंगे। पर कैपिटा इनकम रिफर टू द एवरेज इनकम पर पर्सन इन अ स्पेसिफाइड एरिया इन अ ईयर। एक साल में पर पर्सन इनकम जो निकल कर आती है उसे ही पर कैपिटा इनकम कहते हैं। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल इनकम बाय द टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। टोटल इनकम क्या है, उसे टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड अगर किया जाए तो पर कैपिटा इनकम निकल कर आती है। इट इज़ कैलकुलेटेड टू इवैल्यूएट द लिविंग स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इन अ कंट्री। इट इज़ अ क्रूड इंडिकेटर ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन अ कंट्री। ये एक लिविंग स्टैंडर्ड को भी बताती है और एक कंट्री इंडिकेटर है एक्चुअली प्रॉस्पेरिटी की, कंट्री कितना ग्रो कर रही है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम इन्हीं चीज़ों को दर्शाता है।
ये इतनी चीज़ें हमने देख ली। अब हम ये जानेंगे कि मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। देखिए ये जो नोट्स मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं एक्चुअली, क्योंकि हम पूरी प्रिपरेशन आरबीआई ग्रेड बी की कर रहे हैं। आपने कई अलग अलग तरीके से पढ़ा होगा, अलग अलग बुक्स, अलग अलग नोट्स से। तो एक ये क्विक रिवीजन आप इसे समझ लीजिए कि क्विक रिवीजन हम कर रहे हैं कि आपने वो सारी चीज़ों को कवर कर लिया है या नहीं कर लिया है, ठीक है। अब हम अगर मेथड्स देखें तो देखो सबसे पहली है आउटपुट मेथड। आउटपुट मेथड क्या कहती है वो हम समझेंगे। इन दिस मेथड नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड एज द सम ऑफ मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ इकोनॉमिक ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ऑफ टाइम। ये जो आउटपुट मेथड होती है ये एक्चुअली नेशनल इनकम की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी ये वही होती है, ठीक है। तो नेशनल इनकम की जो डेफिनेशन हमने देखी कि जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं उनको टोटल कैलकुलेट करना है यहाँ पे, वो अपना हो जाएगा आउटपुट मेथड, ठीक है। तो नेशनल इनकम जो हो गई वो अपना फाइनल गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। फाइनल गुड्स क्या होते हैं? फाइनल गुड्स वो होते हैं जो बिल्कुल एंड यूज़ के लिए जाते हैं, यानी कि उसके बाद उन चीज़ों को लेकर हम दोबारा से बेचने के लिए नहीं जाएंगे। उसे फाइनली जब कंजप्शन के लिए ख़रीदा जाता है तो वो फाइनल गुड्स कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए दूध है, किसी ने दूध खरीदा, अगर वो घर में कंज्यूम करने के लिए है तो फाइनल गुड्स कहलाएगा। लेकिन एक दुकानदार ने खरीद कर उसकी मिठाई जमाई तो वो फाइनल कंजप्शन के लिए नहीं है, बल्कि वो उसको अनदर सेल के पर्पस से था, ठीक है। तो ये फाइनल गुड्स होता है जो फाइनल कंजप्शन के लिए होता है। तो यहाँ पे सिंपली जब हमने नेशनल इनकम निकाली थी सिंपल गुड्स की बात हुई थी, बट अब ये इनकी मेथड निकाली जा रही है फाइनल गुड्स की बात यहाँ पर हम करेंगे, ठीक है। अब इन्होंने इसका एक फॉर्मूला जैसा बताया है वो आप देखिए। जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू सम ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ये आपको इस तरीके से इसे देखना है। सबसे पहले आउटपुट मेथड है नेशनल इनकम की, तो वो क्या कहती है आपको सारी चीज़ों कितनी प्रोड्यूस की गई हैं वो फाइनल गुड्स निकालना है। यानी कि एक जो नेशनल इनकम की फाइनल डेफिनेशन बोली जाती है वही सिंपल आउटपुट मेथड में निकाली जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो हम देखेंगे। नेक्स्ट है अपनी एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड क्या कहता है? नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड एज द सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एक्सपेंडिचर। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अब एक्सपेंडिचर के पर्पस से निकाला जा रहा है, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर कैसे एक प्रॉपर होता है? प्राइवेट कंजप्शन यानी एक इंडिविजुअल जो एक्सपेंडिचर करता है, गवर्नमेंट कंजप्शन यानी कि जो गवर्नमेंट कंजप्शन करती है, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता है हमारे कंट्री का उसको यहाँ देखा जाएगा, प्लस इन्वेस्टमेंट को अलग से देखा जाएगा, जिसका एक फॉर्मूला इन्होंने ये देखिए बना दिया है। आप यहाँ पे देखेंगे तो जीडीपी अगर एक्सपेंडिचर मेथड से आप निकालते हैं तो उसका एक फॉर्मूला यहाँ पे बनाया गया है, ये सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम, ये आपको फॉर्मूला आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन में इजीली आ सकता है कि एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला इनमें से करेक्ट है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ सकता है। अब यहाँ पे हम इन चीज़ों का फुल फॉर्म देखेंगे। देखिए सी मतलब आपका हो जाएगा कंजप्शन, जी मतलब हो जाएगा गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, आई मतलब हो जाएगा इन्वेस्टमेंट, एक्स मतलब एक्सपोर्ट और एम मतलब इम्पोर्ट, ठीक है। तो ये आपको इनके फुल फॉर्म भी याद रखने हैं क्योंकि इनमें से एक इंडिविजुअल भी पूछा जा सकता है और प्लस ये फॉर्मूला तो हमें याद रखना ही है। ये सेकंड मेथड हो जाएगी। थर्ड मेथड में आप देखिए इनकम मेथड। इनकम मेथड क्या कहती है? कैलकुलेटेड एज द सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम, लैंड, लेबर, कैपिटल गेट इंटरेस्ट, लेन गेट इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योरशिप गेट प्रॉफिट एज दियर रेम्यूनरेशन। जितनी भी ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बोली उन सबको ऐड करके इनकम मेथड के थ्रू आपको यहाँ पर नेशनल इनकम निकालनी होती है, तो वो इनकम मेथड कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने इस तरीके से भी बता रखा है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, ठीक है। तो यहाँ पे इन चीज़ों के ज़रिए मेनली आपको इनकम मेथड निकालना है, ठीक है। ये यहाँ पे हम देखेंगे। उसके बाद हम बात करें तो 4 वेज हैव बीन डेवलप्ड टू मेजर नेशनल इनकम, जैसे कि हमने ऊपर भी देखा था। अब उन्हें थोड़ा सा डिटेल में हम यहाँ समझेंगे। ये जो 4 तरीके नेशनल इनकम के लिए बोले गए हैं इनमें से देखिए जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी एंड एनएनपी, ठीक है। अब सबसे पहले हम समझेंगे जीडीपी को कि जीडीपी क्या कहती है। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट,
ठीक है। इट इज़ द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन टेरिटरी ऑफ द कंट्री इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज होते हैं वो अपना जीडीपी कहलाते हैं और ये क्वांटिटेटिव होते हैं। अब इसे क्वांटिटेटिव क्या बोला जाता है, ये देखिए, ये भी एक क्वेश्चन का आ जाता है कि ये क्वांटिटेटिव होती है या ये क्वालिटेटिव होती है। तो आपको याद रखना है कि जीडीपी क्वांटिटेटिव होती है और ये क्वांटिटेटिव इसलिए होती है क्योंकि इसे मापा जा सकता है, इसके आंकड़े हमारे पास दिए हुए होते हैं, डेटा होता है, ठीक है। तो जब इस चीज़ का डेटा हमारे पास गिवन है, उस डेटा को हम फाइंड कर रहे हैं, तो वो एक क्वांटिटेटिव हो जाती है। तो ये भी पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको अलग से स्पेसिफाई किया है कि याद रखिएगा जीडीपी क्वांटिटेटिव होती है, ठीक है। ये तो सिंपल हो जाता है जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज हैं। अब इसी में से अगर हम एनडीपी की बात करें जो कि होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देखिए ये ग्रॉस था, ये नेट निकालना है डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही। तो आपको क्या करना है, सिंपली जो जीडीपी दिया रहेगा डेटा, जीडीपी में से आपको डेप्रीशिएशन लेस कर देना है, ठीक है। जब भी आपको ग्रॉस से नेट निकालना होगा आपको हमेशा केवल डेप्रीशिएशन उसमें से लेस करना होगा, ठीक है। तो हमने जीडीपी एनडीपी, आपको जैसे ही ग्रॉस से नेट निकालना हुआ है डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही, तो आपने सिर्फ डेप्रीशिएशन माइनस कर दिया, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। सिंपली इसको ऐसे आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। थर्ड इसमें चीज़ हम देखें तो थर्ड था अपना जीएनपी। अब ग्रॉस है लेकिन यहाँ डोमेस्टिक की जगह नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा। तो नेशनल प्रोडक्ट क्या कहता है, उसकी डेफिनेशन हम देखेंगे। नेशनल प्रोडक्ट कहता है इट टेक्स इनटू अकाउंट एडिशन द नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूडेड ट्रेड बैलेंस, इंटरेस्ट फ्रॉम एक्सटर्नल लोन, द फाइनल आउटपुट फ्रॉम नेट इनकम मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अब ये क्या कहता है ये यहाँ पे देख लीजिए, सिंपल एक फॉर्मूला पहले आप देखिएगा कि जीएनपी क्या कहता है। जीएनपी कहता है कि जीडीपी में यदि आप अपना नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो अब्रॉड से हमारे यहाँ इनकम कमा कर लाते हैं, उसे आप इसमें ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये जीएनपी निकल कर आता है। प्लस इसमें ही यही रहता है कि जो फॉरेनर्स हमारे यहाँ से कमा कर ले जाते हैं उन्हें भी हमें इसमें से लेस करना है, ठीक है। तो ये आपका जीएनपी का सिंपली फॉर्मूला हो जाता है। इस तरीके से आपको इसे याद रखना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखें कि एनएनपी क्या कहता है। अभी देखिए ये जीएनपी था, अब जीएनपी में से एनएनपी की बात हो रही है। एंड नेशनल प्रोडक्ट ये भी है, नेशनल प्रोडक्ट ये भी है, केवल ग्रॉस से नेट निकालना है। तो अगेन यहाँ पे आपको डेप्रीशिएशन लेस करना होगा, और डेप्रीशिएशन कैसे लेस करेंगे आप, जीएनपी से, जो फॉर्मूला हमने पहले देखा, ठीक है। क्योंकि देखिए जीएनपी से एनएनपी निकालना है, यानी ग्रॉस से नेट निकालना है, बाकी है एनपी। तो यहाँ पे आपको केवल डेप्रीशिएशन लेस कर देना है। तो ये इस तरीके से सिंपली आपको जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हुई। उसके बाद पर कैपिटा इनकम की हम बात करें तो टोटल इनकम को आपको पॉपुलेशन से डिवाइड कर देना है, तो पर कैपिटा इनकम आपको निकल कर आ जाएगी। ये इसका एक सिंपल फार्मूला है। उसके बाद हम इसी में देखें तो नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट यदि आप समझें, नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस अगर आपको दिया रहेगा तो उसमें से आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटाना है और सब्सिडी को ऐड करना है। तो ये आपका नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट निकल कर आ जाएगा। अब नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट होता क्या है, देखिए जब भी कोई प्रोड्यूस आप कर रहे हैं प्रोडक्ट को, तो एक्चुअल में उसकी फैक्ट्री कॉस्ट क्या है, यानी कि उसको बनाने में कितना एक्चुअल में आपको कॉस्ट देना पड़ा है, उसे फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। और जब भी बात आती है मार्केट की, तो मार्केट प्राइस या मार्केट अमाउंट क्या होता है, मार्केट प्राइस वो होता है जब उस पर्टिकुलर चीज़ को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, देखिए रास्ते में जो भी चीज़ें होती हैं, प्रॉफिट तो ठीक है, टैक्सेस बहुत सारे लगते हैं, ये टैक्स वो टैक्स, इतने सारे टैक्सेस उसमें पे करना पड़ता है, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ा जाता है, तब जाके उसकी एक मार्केट प्राइस डिसाइड होता है किसी भी प्रोडक्ट का, ठीक है। उसमें बहुत सारे टैक्सेस एक्चुअली जुड़े होते हैं। तो जब भी मार्केट प्राइस आपको गिवन हो तो आपको सिंपली ये समझ लेना है कि उस मार्केट प्राइस में आपके टैक्सेस बहुत सारे इंक्लूड हैं, ठीक है। तो अगर मार्केट प्राइस से आपको जब भी फैक्ट्री प्राइस निकालना हो या फैक्टर कॉस्ट निकालना हो, आपको हमेशा इनडायरेक्ट टैक्स को लेस करना होगा। और जब भी आपको फैक्ट्री कॉस्ट दी हुई हो या फैक्टर प्राइस दिया हो, उसमें आपको मार्केट प्राइस निकलना हो, तो आपको हमेशा इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही बात आती है सब्सिडी की। सब्सिडी देखो क्या होती है, जो गवर्नमेंट देती है। जब किसी भी चीज़ का प्राइस जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है तो उसकी कॉस्ट हमें कम पड़े, उसके लिए गवर्नमेंट ये सब्सिडी आपको देती है, ठीक है। तो मार्केट, जब हमें फैक्टर कॉस्ट निकालना था तो हमने मार्केट प्राइस में से
इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस किया, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस एडिशनली लगाए गए थे, है ना, तो उसे हमने लेस कर दिया। लेकिन सब्सिडी को ऐड किया गया। सब्सिडी को ऐड क्यों किया गया? क्योंकि सरकार ने वो पैसा दिया हुआ था तो उसे पहले घटा दिया गया था, ठीक है। तो वो प्राइस घटा के हमने मार्केट में ऐसा बताया कि हमने इतने की ये चीज़ बनाई है, क्योंकि बाकी अमाउंट तो हमें सरकार ने दे दिया था, लेकिन एक्चुअल उसकी जो कॉस्ट थी वो तो सब्सिडी हटाने के बाद ही थी ना, इसीलिए सब्सिडी को आपको उसमें ऐड करके बताना पड़ेगा कि ये इसकी एक्चुअल फैक्ट्री कॉस्ट है। क्योंकि गवर्नमेंट ने मिला दी थी इसलिए उसे हमने हटा दी थी, लेकिन उसे हटाना नहीं है। अगर कॉस्ट आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं तब आपको फिर से मिला के ही बताना है कि फैक्ट्री कॉस्ट एक्चुअली में क्या है, ठीक है। तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको हमेशा याद रखना है कि मार्केट प्राइस गिवन है, यानी कि उसमें टैक्सेस ज़रूर ऐड हैं, तो वो टैक्स घटाकर ही आप उसकी फैक्ट्री कॉस्ट बताइएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे पूरा एक फार्मूला निकल कर आता है जब भी फैक्टर कॉस्ट की बात की जाएगी, ठीक है। इसके अलावा हम चलो अब कुछ पॉइंट्स देखेंगे। सिंपली जब आप ये चैप्टर पढ़ते हैं नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, तो आप पूरा चैप्टर तो पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं एक्चुअली जो अलग से आपका जानना बहुत ज़रूरी है, जो रीड करते करते कई बार चीज़ें ध्यान नहीं दे पाते हम, या ध्यान भी देते हैं तो जस्ट उसको ऐसे ही कॉमन ले लेते हैं। बट ये जो टॉपिक्स कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इसकी लाइनें हैं या बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं हम कह सकते हैं, उन्हें मैंने अलग से यहाँ पर रखा हुआ है, तो उन्हें हम एक एक करके पूरा रिवाइज करेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। सबसे पहले एक चीज़ आप इसमें देखिए, इनकम फ्रॉम इंडियन एम्बेसी इन फॉरेन कंट्री इज़ इंक्लूडेड इन इंडियाज़ जीडीपी। देखो ये क्या कहना चाहता है कि यदि इंडिया की कोई एम्बेसी फॉरेन में है, इंडिया की कोई एम्बेसी यदि फॉरेन में है तो वो इंडिया की कहलाएगी, यानी कि अगर वो कुछ इनकम कमा रही है तो वो भी तो इंडिया की ही कहलाएगी, इसलिए उसे इंडिया के जीडीपी में जोड़ा जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यदि कोई फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया, कोई फॉरेन की एम्बेसी इंडिया में काम कर रही है लेकिन वो है तो फॉरेन की, यानी कि वो जो भी कमा रही है वो फॉरेन लेके जाएगी, इसीलिए उसे इंडिया के जीडीपी में नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन जैसा आ सकता है 1 मार्क्स का कि आएगा या नहीं आएगा, तो ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि यदि इंडियन एम्बेसी बाहर है, वो इनकम ले रही है, तो वो इंडिया के जीडीपी में काउंट होगा, और कोई फॉरेन एम्बेसी इंडिया में है तो वो जीडीपी में काउंट नहीं होगा, ओके। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स हम देखेंगे। देखिए एक एक करके सारे पॉइंट समझेंगे जो इंपॉर्टेंट होते हैं, ये एक लाइन के क्वेश्चंस में आ सकते हैं, इसलिए मैंने इन्हें अलग से रखा हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे जीडीपी कैन बी कैलकुलेटेड इन रियल एंड नॉमिनल टर्म्स, ठीक है। जीडीपी को दो तरीके से मापा जाता है, एक रियल जीडीपी, एक नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। रियल और नॉमिनल जीडीपी होती क्या है, चलो शॉर्ट में बता ही देती हूँ। देखो पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। चलो रियल जीडीपी क्या है, व्हेन कैलकुलेशन विल बी बेस्ड ऑन द बेस प्राइस, ठीक है। और नॉमिनल जीडीपी क्या है, व्हेन कैलकुलेशन विल बी बेस्ड ऑन द करंट प्राइस। अब देखो क्या होता है, मतलब समझाती हूँ। क्या होता है जब देश की जीडीपी हम निकालते हैं, आप हमेशा पढ़ते होंगे कि एक बेस ईयर दिया है। जैसे अब चलो डीए की बात करते हैं, जब हम डीए निकालते हैं तो एक बेस ईयर दिया होता है, जब उसका क्या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है, जब उसे कैलकुलेट की जाती है डीए के लिए तो एक बेस प्राइस से ज़रूर कैलकुलेशन की जाती है। तो ऐसे ही इसका भी एक बेस प्राइस होता है, एक कॉमन ईयर को लिया जाता है जिसे कि बेस ईयर बोला जाता है, और हर बार टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो जब जीडीपी निकाली जाती है ना, तो क्या होता है, एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मान लो हमारे देश में ओवरऑल पेन प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, 10 पेन बनाए गए जिनकी लागत है एक पेन की 10 रुपये, तो ऐसे करके 100 रुपये ये निकल कर आया, ये हमारे देश की जीडीपी हुई, ठीक है। लेकिन ये जो 10 पेन बनाए गए और पेन की कीमत आज 10 रुपये है, ठीक है। तो आपने 100 रुपये जीडीपी यहाँ पर निकाला, तो वो करंट आज के प्राइस पर आपने जीडीपी निकाली है, तो ये करंट प्राइस हो जाएगी, यानी कि नॉमिनल जीडीपी हो जाएगी। लेकिन यही हम ये बात करें तो आप देखेंगे कि बहुत पहले, आज के डेट में 10 रुपये का पेन आना बहुत ही कॉमन है, लेकिन जब बहुत पहले हम देखें तो पेन कितने का आया करता था, 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये का तो अच्छे से अच्छा पेन आ जाया करता था काफ़ी, अगर देखा जाए तो यही हम बात करें कि आज ही हमने करंट प्राइस से कैलकुलेशन की, तो ये हमने नॉमिनल जीडीपी निकाल। लेकिन यही 10 रुपये का पेन, अब इसका जो बेस ईयर हम मान के चल रहे हैं, मान लो 5 साल पहले का इसका बेस ईयर था, उस टाइम पे जो एक पेन की कीमत थी वो केवल 5 रुपये थी, ठीक है। तो हमने जो कैलकुलेशन की वो बेस ईयर को लेकर की, तो बेस ईयर के टाइम पे इस पेन की कीमत 10 रुपये तो आज है, उस टाइम पे 5 रुपये थी। तो ऐसे में हमने जो 10 पेन प्रोड्यूस किए और एक पेन की कीमत उस समय 5 रुपये थी, यानी कि टोटल कितना हुआ, 50 रुपये,
ठीक है। तो ये जो बेस ईयर के अकॉर्डिंग जीडीपी निकली इंडिया की, वो कितनी निकली, 50 रुपये निकली। और जबकि आज के डेट में करंट प्राइस से कैलकुलेशन हम कर रहे थे तो 100 रुपये निकली। तो जो 100 रुपये निकली इसे नॉमिनल जीडीपी बोला जाएगा, जो कि करंट प्राइस के अकॉर्डिंग निकाली गई है। और ये 50 रुपये जो कि बेस ईयर के अकॉर्डिंग निकाली गई है वो रियल जीडीपी एक्चुअली कही जाएगी। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे रियल जीडीपी क्या है और नॉमिनल जीडीपी क्या है। ठीक है, मतलब भी आपको पता होना चाहिए और डेफिनेशन भी। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, whenever we have to arrive at net value from a gross value, इसका नीचे देखेंगे और लाइन एक्चुअली है, whenever we have to arrive at net value from gross value we will subtract depreciation from gross value। अभी आपने देखा होगा जैसे जीडीपी था, जीडीपी में से हम क्या निकाल रहे थे, एनडीपी, तो हमने क्या लेस किया था, डेप्रीशिएशन। ठीक है, ऐसे ही जब हमने एनएनपी में से जीएनपी में से आप निकालेंगे एनएनपी, तब भी आप क्या लेस करेंगे, डेप्रीशिएशन। कहने का मतलब ये है कि लास्ट के 2 वर्ड सेम हैं, केवल ग्रॉस में से जब आपको नेट निकालना है तब आप उसमें से केवल डेप्रीशिएशन लेस करेंगे और आपकी वैल्यू प्रॉपर आ जाएगी ग्रॉस में से नेट वाली। ठीक है, तो ये लाइन के मतलब हम कहना चाहते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ों की बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो फैक्ट्री कॉस्ट क्या होती है, फैक्ट्री कॉस्ट इनपुट कॉस्ट, एक जो इनपुट कॉस्ट जिसे हम कहेंगे, या फिर प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग समथिंग, जब हम किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं उस पूरी प्रोसेस में जो हमारी कॉस्ट लगती है वो एक फैक्ट्री कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, इसीलिए इसे फैक्ट्री कॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रॉ मटेरियल, यानी कि उस चीज़ को बनाने में एक्चुअल में फैक्ट्री में क्या क्या कॉस्ट लगी, चाहे वो वेजेस हो, ठीक है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, इन सारी चीज़ों को फैक्ट्री कॉस्ट बोला जाता है। और मार्केट कॉस्ट क्या होती है, इट इज़ डिराइव्ड आफ्टर एडिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे कि हमने अभी पहले भी बात की थी तो क्लियर हो ही गया होगा। जब भी किसी कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ दिया जाता है तो वो फिर मार्केट कॉस्ट कहलाने लगता है। दिस इज़ अ कॉस्ट एट विच द गुड्स रीच टू मार्केट, मार्केट तक गुड्स को पहुंचाने में एक्चुअली जो कॉस्ट हो जाती है वो उसमें ऐड करके वो फिर मार्केट कॉस्ट बन जाती है। ठीक है, फाइनल गुड्स क्या होते हैं वो हम देखेंगे। फॉर फाइनल यूज़ विल नॉट पास थ्रू एनी मोर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन की कोई और स्टेज से जो ना बचा हो, जो डायरेक्टली अब फाइनल यूज़ के लिए कस्टमर के पास आया हो, वो फाइनल गुड कहलाता है। ठीक है, फॉर कैलकुलेटिंग मार्केट प्राइस लेस सब्सिडी एंड एड इनडायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम फैक्टर कॉस्ट, जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, यदि आपको मार्केट प्राइस निकालना है तो आपको हमेशा फैक्टर कॉस्ट में डायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करना पड़ेगा और सब्सिडी को लेस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट है, एग्जाम्पल भी इन्होंने यहाँ दिया हुआ है। वी हैव टू चलो एग्जाम्पल देखते हैं नीचे जाके। एग्जाम्पल क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट एनएनपी एट मार्केट प्राइस। मान लीजिए कि हमें एनएनपी निकालना है मार्केट प्राइस पे और जो डेटा हमें गिवन है वो क्या है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो अब हमें क्या करना होगा, एनएनपी एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए आपको जो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है उसमें आप टैक्स ऐड कर दो, सब्सिडी लेस कर दो, तो आपका एनएनपी एट मार्केट प्राइस निकल जाएगा। बहुत ही सिंपल है। ऐसे ही आपको यदि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है और आपको एनएनपी एट मार्केट प्राइस गिवन है तो आपको उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस कर देना है, क्योंकि वो हमेशा ऐड होते हैं, और आपको सब्सिडी को प्लस कर देना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं। एक फॉर्मूला अगर आप समझना चाहें, क्योंकि ये 1 मार्क्स का पक्का एग्जाम में आता ही है, फॉर्मूला आप ज़रूर इनके याद रखिएगा। ऐसे ही हम देखें कांस्टेंट प्राइस क्या होता है और करंट प्राइस क्या होता है, इनका मीनिंग हम देखेंगे। तो देखिए, नेशनल इनकम इज़ कैलकुलेटेड एंड कांस्टेंट प्राइस एंड करंट प्राइस। नेशनल इनकम को 2 तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, या तो कांस्टेंट प्राइस पे या फिर करंट प्राइस पे। करंट प्राइस क्या होता है, टेक इन्फ्लेशन इनटू कंसीडरेशन व्हाइल कांस्टेंट प्राइस आर द प्राइजेस प्रिवेलिंग इन द बेस ईयर। करंट प्राइस क्या होता है, जो करंट इन्फ्लेशन होती है उसे ऐड करते हुए जो निकाला जाता है वो करंट प्राइस कहलाता है। जबकि कांस्टेंट प्राइस क्या होता है, जो बेस ईयर के बेस पे निकाला जाता है। आप इसे यहाँ ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो करंट प्राइस होता है उसे हम नॉमिनल भी कह सकते हैं, जो नॉमिनल जीडीपी अभी हमने पढ़ा, यानी कि 10 का पेन आज के डेट में 10 रुपये का है। ठीक है, ये हो गया है करंट प्राइस यानी कि नॉमिनल जीडीपी। और कांस्टेंट प्राइस यानी कि 10 रुपये की 10 पेन आज हमने बनाए, लेकिन बेस ईयर के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, जब 5 रुपये हुआ करती थी पेन की कीमत, तो वो कांस्टेंट प्राइस कहलाता है, यानी कि बेस ईयर का जो प्राइस होता है जिसे कि रियल जीडीपी फिर बोला जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ होती है।
तो चलिए, ये इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें थी जो आपको नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम में से पता होना ज़रूरी है। अब हम कुछ सैम्पल क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपको ये क्लियर हो कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं वो आपको क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, यहाँ पर देखिए नेशनल इनकम के हमने 3 तरीके पढ़े हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सा कौन सा मेथड वो नहीं था। तो हमने एक इन्वेस्टमेंट मेथड पढ़ा था, एक एक्सपेंडिचर मेथड नहीं, आपने देखिए 4 ऑप्शन पहले दिए, वो ऑप्शन समझ लीजिएगा। इन्वेस्टमेंट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, तो इनमें से जो इन्वेस्टमेंट मेथड है ये इसका मेथड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज़ इक्वल टू। नेशनल इनकम एक कंट्री की क्या होती है, तो उसकी डेफिनेशन आपको बतानी है। आपको 3 ऑप्शन दे रखे हैं, देखो आप रीड करो और बताना कमेंट पे। चलिए मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। सम ऑफ द ऑल पर्सनल इनकम ऑफ ऑल इंडिविजुअल। तो क्या पर्सनल इनकम होती है? नहीं होती है। टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स। टोटल होता है क्या और नेशनल्स के द्वारा होता है क्या? नेशनल में तो जो बाहर के अभी यहाँ रह रहे हैं वो भी कहलाने लगते हैं, तो नहीं। ठीक है, मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। ठीक है, जितनी भी फाइनल गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हो रही हैं वो होता है एक्चुअल में नेशनल इनकम। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट है अपना पर कैपिटा इनकम क्या होता है। फॉर्मूला हमें दिया हुआ है, नेशनल इनकम में आप पॉपुलेशन प्लस करेंगे, माइनस करेंगे या पॉपुलेशन को इनटू करेंगे। नहीं, हम नेशनल इनकम में से पॉपुलेशन को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट डज नेशनल इनकम मीन। अगेन नेशनल इनकम का मीनिंग ही दिया हुआ है, तो वो देखिए हमें पता ही है यहाँ पर कि एक बात आप करें। सबसे पहले ऑप्शन देखिए, द टोटल वैल्यू ऑफ कंजप्शन गुड्स प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग a period of 1 year, the total value of all capital goods। कैपिटल की तो कोई बात यहाँ पर हुई नहीं थी और कंज्यूमर गुड्स की भी यहाँ कोई बात हुई नहीं थी। द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 year। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, 5th एंड लास्ट। 5 एक सैम्पल क्वेश्चन के तौर पे हमने लिए थे। क्वेश्चन बनते कैसे हैं ताकि एक आइडिया हो जाए। ठीक है, बाकी और एमसीक्यूज़ की एक सीरीज़ हम लेकर आएंगे जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको बनवाएंगे, ताकि उससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कैसे एमसीक्यूज़ बनते हैं आपको एक आइडिया हो जाएगा। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि जीएनपी क्या होता है वो आपसे पूछा गया है। तो देखिए हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। ग्रॉस वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, नहीं रॉ मटेरियल तो होता ही नहीं है। मनी वैल्यू ऑफ टोटल नेशनल प्रोडक्शन फॉर एनी गिवन पीरियड। ठीक है, टोटल नेशनल प्रोडक्शन की बात हो रही है यहाँ पर, या फिर ग्रॉस वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड। फिनिश्ड गुड्स की भी कोई बात नहीं थी। इसका जो आंसर हो जाएगा मनी वैल्यू ऑफ टोटल नेशनल प्रोडक्शन है ना। नेशनल प्रोडक्शन की बात हो रही है क्योंकि क्या होता है इसमें कि जो इंडियंस बाहर से कमा कर ला रहे हैं उसे ऐड किया जाता है ना, इसीलिए ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक है, ये इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ऐसे ही आपको चीज़ों को समझना है। चलिए, तो ये यहाँ पर हमारा हुआ एंड। आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें नई सीखने को मिली हुई होंगी। ये काफ़ी सारी चीज़ें आपकी पढ़ी हुई होंगी, ऐसा नहीं कि आप पहली बार ही पढ़ रहे होंगे। और अगर पहली बार भी पढ़ रहे होंगे तो आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और अगर पहले से भी पढ़ा है तो कई नई चीज़ें जानने को शायद इसमें मिली हुई होंगी। अगर आपको वहाँ कुछ नया सीखने को मिला तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि आगे ऐसे ही और नए नोट्स ला के आपके लिए नए चैप्टर बनाने के लिए हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और हमारी जो वीकली सीरीज़ चल रही है उसे ज़रूर देखिएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी स्ट्रेटजी से ही आपकी प्रिपरेशन हो पाएगी, आपकी अपनी स्ट्रेटजी ज़्यादा बेस्ट होगी। लेकिन जब सामने भी एक स्ट्रेटजी हमारे साथ होती है और एक कंपटीशन होता है, हमें पता है हाँ अच्छा इतने सारे लोग हमारे साथ ये सब पढ़ रहे हैं, तो हम और ज़्यादा फिर पढ़ने के लिए उत्सुक होते हैं कि हाँ हमें भी ये सारा पढ़ना है, क्योंकि बाकी लोग भी इसे काफ़ी पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे साथ अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिएगा। जो कुछ नई चीज़ें आपके पास है वो ज़रूर हमारे साथ कमेंट में शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे और दोस्तों को भी वो चीज़ें मिल सकें। ठीक है, ऐसे ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में और नए नए वीडियोज़ के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।